नील नदी का सफर जितना पुराना और आकर्षक है, उतना ही अनोखा और रहस्यमयी है इसका इकोसिस्टम। नील के कई रहस्य और कहानियां आज भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। नील के पास दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का खिताब ऐसे ही नहीं है। इसके कुछ अपने ही मायने हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग पहचान देते हैं। ना जाने ये नदी कितने समय से अपने साथ अनगिनत रहस्यों को लेकर अफ्रीका के सूखे रेगिस्तान में मानव सभ्यता को जीवन देकर निरंतर बहती जा रही है। नील नदी के किस्से, कहानियां और कई सारे अनसुलझे रहस्य हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस नदी का नाम नील या नाइल कैसे पड़ा? क्या ये नदी नीली है जिस कारण इसका नाम नील पड़ा? ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, जिनके जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम नील होने के पीछे क्या कारण है। अफ्रीका में आम बोलचाल में इसे नाइल रिवर कहा जाता है। वास्तव में नील या फिर नाइल जो शब्द है वो लैटिन भाषा की नीला शब्द से लिया गया है, जिसका सामान्य तौर पर अर्थ होता है घाटी या फिर नदी घाटी। ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से 30 मिलियन वर्ष पहले नील नदी बहुत छोटी धारा के रूप में थी और वहीं इसका स्रोत लगभग 18 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हुआ करता था। और हो सकता है कि तब संभवतः नील नदी की मुख्य धारा वर्तमान समय की अटवारा रिवर रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नील नदी के स्रोत का वास्तविक पता कब, कैसे और किसने लगाया। तो ये समझने के लिए हमें चलना होगा 3 अगस्त 1858 की तारीख में, जब ब्रिटेन के एक खोजकर्ता जॉन हेनिंग स्पीक ने विक्टोरिया झील का दौरा किया और ऐसा करने वाले वो पहले यूरोपीय बने और विक्टोरिया झील को तब दुनिया में नील नदी के स्रोत के रूप में पहचान मिली। हेनिंग स्पीक ने उस समय 3 अफ्रीकी अभियान चलाए थे, जिनमें से पहले 2 रिचर्ड बर्टन के साथ मिलकर चलाए। रिचर्ड बर्टन जो कि एक खोजकर्ता थे। 1855 के शुरुआती समय में जॉन हेनिंग स्पीक ने रिचर्ड बर्टन के साथ मिलकर अदन से सोमालिया तक की यात्रा की और फिर वहीं से पूर्वी अफ्रीका तक गए। बाद में हेनिंग स्पीक बर्टन के साथ अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में दूसरे बहुत बड़े अभियान में भी शामिल हुए और दोनों ने जून 1857 में जांजीबार, जो कि वर्तमान समय में तंजानिया में है, वहां से अपने खोज के मिशन को आगे बढ़ाया और फरवरी 1858 में वे दोनों तांगानिका झील तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस प्रकार नाइल रिवर का अन्वेषण और मानचित्रण का कार्य कई वर्षों तक जारी रहा। नील नदी के शुरुआती समय से लेकर आज तक कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं और लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। जिनमें से एक है मिस्र की सभ्यता, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। इसकी पिरामिड की निर्माण तकनीक हो या फिर हीरोग्लिफ से लिखी भाषा, जिसे समझना आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। जिसके वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान के बारे में पता लगाना आज भी चुनौती है। और ऐसे न जाने कितनी सभ्यताएं थी जो नील नदी के बेसिन क्षेत्र में फली फूली और समाप्त हो गई। नील नदी का बेसिन क्षेत्र आखिर कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अफ्रीका के क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा अकेले ही कवर करता है। उत्तर पश्चिम में सूडान के मार्रा पर्वत, मिस्र के अल जिलब, अल कबीर पठार और साथ ही लीबिया के रेगिस्तान को भी ये अपने में शामिल करता है। कुल मिलाकर नील के बेसिन क्षेत्र में तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सूडान और मिस्र सहित 10 देशों का खेती वाला हिस्सा शामिल है। प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं इस क्षेत्र में विकसित होकर समाप्त हुई, उन सभी के लिए नील के बेसिन क्षेत्र ने एक मंच के रूप में कार्य किया। इस नदी के तट पर आमतौर पर वो लोग रहा करते थे जो कृषि की कलाओं को विकसित करने में और गणित और विज्ञान विषयों को उपयोग करने वाले लोगों में से पहले थे। दुनिया की सबसे लंबी नदी की कुल लंबाई है
लगभग 4132 मील यानी 6650 किलोमीटर और ये लगभग 33,49,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में बहती है और कई सारी छोटी नदियों का निर्माण करती है, जिस कारण इसे अफ्रीकी नदियों का जनक भी कहा जाता है। नील भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। पर अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की इस सबसे लंबी नदी का निर्माण आखिर कैसे होता है। दरअसल नील नदी मुख्यतः 3 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है, जिनमें शामिल है ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल और अटबारा रिवर। ये तीनों नदी धाराएं मिलकर एक संपूर्ण नाइल रिवर का निर्माण करती हैं। चलिए तीनों नदी धाराओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू नाइल रिवर की, जो कि इथियोपिया में स्थित ताना लेक से शुरू होकर आगे बढ़ती है और खार्तूम में जाकर व्हाइट नाइल से मिल जाती है। ये नदी जहाँ से निकलती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे अबे नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर यानी 900 मील है और इस नदी का 800 किलोमीटर यानी 500 मील का एरिया इथियोपिया के अंदर ही स्थित है। ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और फिर आगे बढ़ते हुए लगभग 400 किलोमीटर यानी 250 मील की एक लंबी घाटी में प्रवेश करते हुए सूडान से पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बहती है और खार्तूम में पहुंचकर व्हाइट नाइल से मिलती है। इसके बाद नील की दूसरी मुख्य सहायक नदी है व्हाइट नाइल, जो कि दक्षिण सूडान के मलाकाल से शुरू होती है और खार्तूम में ब्लू नाइल से मिलती है। ये नदी लगभग 500 मील यानी 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व होकर गुजरती है और खार्तूम में ब्लू नाइल से मिलकर नील नदी के निर्माण में अपना सहयोग करती है। नदी का यह चौड़ा और उतला खंड एक छोटी ढलान के साथ शांत तरीके से बहता है और अक्सर ये क्षेत्र दलदलों से भी घिरा रहता है। व्हाइट नाइल की कुल लंबाई, जिसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी माउंटेन नाइल भी शामिल है, लगभग 1295 मील यानी 2084 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद नाइल रिवर की सहायक नदी है अटबारा रिवर, जिसे आमतौर पर लाल नील या फिर काली नील भी कहा जाता है। अटबारा नदी इथियोपिया में स्थित ताना झील के उत्तर में से निकलती है और पश्चिम की ओर सूडान में बहती है। उत्तर की ओर मुड़कर अंगारेब और सातित नदियां भी अटबारा रिवर में मिलती हैं और फिर ये नदी उत्तर पश्चिम की ओर नील की तरफ बढ़ती है। कुल मिलाकर ये नदी 500 मील यानी 805 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करके दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी को अपना सहयोग देती है और इस प्रकार एक संपूर्ण नील नदी पूरी होकर आगे बढ़ती है, जो काहिरा के उत्तर में नील नदी डेल्टा क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो एक समतल त्रिकोणीय निचला क्षेत्र है। पहली शताब्दी में यूनानी भूगोलवेता स्ट्रैबो ने नील नदी को 7 डेल्टा डिवाइडेड और फैला हुआ दर्ज किया था। नील के बेसिन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कांगो विभाजन के साथ साथ पठारों के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी पश्चिमी इथियोपिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में गर्मी और प्रचुर मात्रा में बारिश होने के कारण आबनूस, केला, रबर, बांस और कॉफी सहित उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधों की एक बड़ी विविधता वाले घने जंगल बनते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूडान के मैदानी क्षेत्रों में पतली झाड़ियों, कांटेदार पेड़ों और खुले घास के मैदानों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में पपीरस, लंबी बांस जैसी अन्य कई प्रकार की वनस्पतियां शामिल होती है। वहीं नील नदी में मछलियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे नील पर्च, जिसका वजन 175 पाउंड से भी अधिक हो सकता है। साथ ही बोल्टी बारबिल, कैटफिश आदि कई प्रकार की प्रजातियां नील में देखने को मिलती हैं और नील के अधिकांश भागों में नील मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो बहुत घातक होते हैं। दरियाई घोड़ा, जो कभी पूरे नील सिस्टम में आम था, अब केवल अलसुत क्षेत्र और दक्षिण में पाया जाता है। नील डेल्टा मुख्य रूप से इथियोपियाई पठार से लाई गई गाद से बना हुआ है और इस गाद की मोटाई तकरीबन 50 से 75 फीट तक होती है, जिसमें अफ्रीका की सबसे उपजाऊ मिट्टी शामिल है। ये उत्तर से दक्षिण तक करीब 100 मील के एरिया में
फैला हुआ है और इसका फैलाव सबसे ज्यादा पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, जो कि अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद के बीच है। ये करीब 155 मील का एरिया है। कुल मिलाकर ये ऊपरी मिस्र में नील घाटी के दोगुने क्षेत्र को कवर करता है और भूमि की सतह समुद्र की ओर जाने पर धीरे धीरे ढलान है, जो काहिरा से लगभग 52 फीट नीचे एक सौम्य ढाल में रोसेटा और एमिएटा शाखाओं के माध्यम से गिरते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है और इस तरह नील नदी का सफर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।